Dear students, good morning. Today we will start our first chapter in history, that is the rise of nationalism in Europe. यूरोप में नेशनलिज्म की भावना का जो जन्म हुआ, उसके लिए कई प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल थे और फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो इसने 4 पेंटिंग्स बनाई जिसके द्वारा इसने अपने यूटोपियन विजन को एक्सप्रेस किया। यूटोपियन विजन मतलब विच इज़ वेरी आइडियल और जो रियल में एग्जिस्ट न कर सके, लेकिन इसने एक अपना आदर्श व्यू रिप्रेजेंट किया। इसने अपनी पेंटिंग्स जो बनाई उसमें से एक पेंटिंग हमारी टेक्स्ट बुक में ये दी हुई है, जिसमें कि यूरोप और अमेरिका के लोगों को एक लाइन में चलते हुए दिखाया गया है और ये आते हैं चल के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास और दे आर पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो इसके हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, एक हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है जिसमें लोगों के अधिकार रिटन लिखे हुए हैं। ये जो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से पास हो रहे हैं, इनमें एक अपना सीक्वेंस है। पहली बात, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनके फ्लैग, उनके ड्रेस के द्वारा, और इसमें आगे वो कंट्रीज़ दिखाए गए हैं जो कि उस वक्त जब 1848 में जब फ्रेडरिक सोरियो ने पेंटिंग बनाई तो उस वक्त तक जो नेशन स्टेट बन चुके थे। तो ऐसे देशों में नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड का। ये देश उस समय इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन चुके थे, इसलिए ये हमें इसमें आगे दिखाई देते हैं। और उसके पीछे हमें ग्रेजुअली वो देश दिखाई देते हैं जैसे फ्रांस दिखाई देता है हमें, जो कि अभी अभी वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ था और ये अपने उस रास्ते पर था, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनने के रास्ते पर। इसके बाद जर्मनी दिखाई देता है और अन्य देश हमें दिखाई देते हैं। मतलब ग्रेजुअली जो देश इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुके थे वो हमें आगे दिखाई देते हैं और उसके पीछे ग्रेजुअली वो देश हैं जो अभी इंडिपेंडेंस के रास्ते पर चल रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली इंडिपेंडेंट। ये इनका एक सीक्वेंस है। और इस पेंटिंग में हमें आगे दिखाई देते हैं शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। इसने सोरियो ने ये दिखाने की कोशिश की है अपनी पेंटिंग के द्वारा कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस जैसे मोनार्क, चर्च, ये जो एब्सोल्यूटिस्ट थे यानी कि एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में रखते थे, ये ख़त्म हो चुके हैं और देश इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हैं। अपने इस व्यू को इसने दिखाया है और हम आसमान में देख सकते हैं द गॉड्स एंड एंजल्स, दे आर फीलिंग हैप्पी, they are feeling happy at the independence of the nation. Christ, saints, angels, they all are shown there, जो कि खुशी को दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि they all are happy। ये चैप्टर जो है बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के बारे में हमें बताएगा जो सोरियो ने दिखाए थे और the concept and practice ऑफ अ मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न जिसमें कि एक सेंट्रल पावर होगा जो सारे देश पर अपनी ऑटोनॉमी, अपना राज्य करेगा। इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री टेरिटरी होगी। ऐसे नेशन स्टेट्स को दिखाता है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो नेशन स्टेट जो आइडियल था, ये ऐसा नहीं था कि पहले से चला आ रहा था। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी
द सेंस ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, ये सदियों से चला आ रहा था, ऐसा नहीं था। इसके पैदा होने में बहुत सारे युद्ध, स्ट्रगल्स, लोगों के सेक्रीफाइस, बलिदान का योगदान था। इस बुक में हमें सोर्स में दिया हुआ है, सोर्स ए में, व्हाट इज अ नेशन। अर्नस्ट रेनान जो थे, जिन्होंने अपना एक लेक्चर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में 1882 में, ये फ्रेंच फिलोसोफर थे। इन्होंने बताया कि नेशन कैसे बिल्ड होता है, व्हाट इज़ अ नेशन। इन्होंने जो लेक्चर दिया था, ये एक फेमस एस्से में, उस एस्से की टाइटल थी व्हाट इज़ अ नेशन, उसमें पब्लिश किया गया था। इसमें रेनन ने जो है, जो नोशन यानी कि जो व्यू आज तक चला आ रहा था, उसको क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें कहा जाता था कि नेशन इज़ फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। इन्होंने कहा कि नहीं, नेशन इतना ही नहीं है। इन्होंने कहा कि नेशन जो है, इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, जिसमें लोगों का त्याग और बलिदान जुड़ा होता है, उससे उत्पन्न हुई भावना है। एक हीरोइक पास्ट जिसमें ग्रेट मैन होते हैं, ग्लोरी, सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसेस अ नेशन। तो इसने, रेनन ने नेशन स्टेट के बारे में अपनी एक थ्योरी दी, इसने अपना एक लेक्चर दिया, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। एनी हाउ, in this painting by Sorio, we can see America, US and Switzerland, then Germany, then we see the Austria, two Sicilies, Poland, England, Ireland, Russia, all these countries still behind. तो ये हमें एक सीक्वेंस दिखाते हैं कि which countries have attained the independence, they are already independent nation states, और कौन से कंट्री अभी उस रास्ते पर चल रहे हैं आज़ादी पाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ये बात सच है, क्योंकि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, तो ये नेशनलिज्म का पहला एक्सप्रेशन था। और तुमको याद होगा कि मैटरनिक ने कहा था कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो फ्रांस की कोई भी घटना सारे यूरोप को प्रभावित करती थी। फ्रांस वाज सच एन सेंसिटिव एरिया। तो फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका प्रभाव आगे तक यूरोप के अन्य भागों पर भी पड़ता था। फ्रांस में कुछ ऐसे उपाय किए गए थे जिसके द्वारा कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना लोगों में जन्म ले, जैसे द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री यानी कि फादरलैंड, एंड द ली सिटोइन यानी कि द सिटीज़न। इन्होंने एक यूनाइटेड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा न्यू फ्रेंच फ्लैग, 3 कलर का फ्रेंच फ्लैग, जिसको कि पहले के रॉयल स्टैंडर्ड से हटा दिया गया था। स्टेट्स जनरल का इलेक्शन हुआ, जबकि पहले मोनार्क होता था जो कि हेरिडिटरी होता था। अब स्टेट जनरल का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। भले उसमें एक्टिव सिटीजन्स ने ही पार्ट लिया, बट इलेक्शन हुआ तो एक कदम हम डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़े। इसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली। देश के लिए नई हैंड्स लिखी गईं, लोगों ने देश के लिए कस्में खाईं। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना, जिसमें कि सारे देश के नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। भाषा को एक जैसा बनाया गया। जगह जगह जो डायलेक्ट्स होते थे, लोकल वेरिएशन होते हैं, उनको ख़त्म किया गया। ये सारी चीज़ें जो थी फ्रांस में हुई, और इन सब ने फ्रांस में और बाद में यूरोप के अन्य देशों में भी नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, नेशनलिज्म को जन्म दिया। जब फ्रांस में होने वाली घटनाओं की न्यूज़ यूरोप के अन्य देशों में पहुंची, तो यूरोप के अन्य देशों के जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने स्टार्ट किए। जैकोबिन क्लब्स
इनकी जो एक्टिविटीज़ थी और इनके जो कैंपेन्स थे, इसके द्वारा फ्रेंच आर्मीज़ नेपोलियन के अंडर में, तुमको पता होगा कि फ्रांस के बाहर निकल के बहुत सारे देशों में गई जहाँ पर नेपोलियन ने विजय प्राप्त की थी, उन देशों को अपने देशों में मिलाया था। हालांकि हमें उसके बारे में अभी नहीं देखना है, लेकिन सवाल ये है कि जो नेशनलिज़म का जन्म हुआ लोगों के अंदर, उसी नेशनलिज़म की भावना के तहत, उसी के अंडर में लोगों के अंदर ये अपने देश को एक्सपैंड करने की भावना ने भी जन्म लिया। जब नेपोलियन फ्रांस का एम्परर बना था तो उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म किया, ये बात सच है, जिसे सही नहीं माना जा सकता। लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए थे। इसने अपना एक सिविल कोड ऑफ 1804 बनाया था, जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इसमें इसने बहुत सारे ऐसे सुधार किए थे, जिसमें इम्पॉर्टेंट सुधार क्या थे? बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा। बाय बर्थ जितने भी सुविधाएं, प्रिविलेज लोगों को दी जाती थी, नोबल क्लासेस को, सब खत्म कर दी गई। इसके अलावा कानून के सामने सबको इक्वल बनाया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। राइट टू प्रॉपर्टी लागू किया गया। और ये जो कोड था, इसको फ्रांस ने अंडर नेपोलियन अपने देश से बाहर, जिन जिन देशों में नेपोलियन ने अपना अधिकार जमाया, वहाँ भी इसको लागू किया गया, इन सब सुधारों को। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली, इन जर्मनी, इन सभी जगहों पर नेपोलियन ने ये सारे सुधार लागू किए। वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया गया। फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जिसके अंदर में कॉमन लोगों को बड़ा सफ़र करना होता था। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया गया। फ्री करना पीजेंट्स को फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा से। तो सर्फ का सिस्टम ख़त्म किया गया। उनके जो मैनोरियल ड्यूज़ थे, लगान हुआ करती थी किसानों की, उसको माफ़ किया गया। टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, जिससे क्या हुआ, व्यापार करना आसान हो गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत इम्प्रूव किया गया। पीजेंट, आर्टिसंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, ये सभी जितने भी लोग थे, दे वर गेटिंग एडवांटेज। इन सभी को दिख रहा था कि हमें बड़ी आज़ादी मिल रही है। दे वर हैप्पी टू सी दैट फ्रीडम विच वॉज गिवन टू देम बाय द नेपोलियन। बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, सभी लोग खुश थे। लेकिन जो है, जिन देशों पर फ्रांस ने अपना अधिकार जमाया था नेपोलियन के राज्य में, वहाँ के लोगों के रिएक्शंस इक्वल नहीं थे। क्योंकि पहले तो लोगों को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उनको बहुत सारी आज़ादी मिली थी। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उनके पॉलिटिकल फ्रीडम छीने जा रहे थे, तो इससे लोगों को नाराज़गी हुई। दे वर गेटिंग अफ्रेड, दे वर नॉट हैप्पी। तो उनकी पॉलिटिकल आज़ादी छीनी जा चुकी थी। और जो फ्रेंच आर्मीज़ थी, इन्होंने, तुम्हें पता है कि नेपोलियन का सपना था यूरोप पर पूरा राज्य करना, तो इसने एक के बाद एक बहुत सारे देशों पर अपना राज्य किया। और जो इन्होंने जितने भी रिफॉर्म्स किए, उससे ज़्यादा इन्होंने पॉलिटिकल आज़ादी छीन ली लोगों की। यही रीज़न था कि ग्रेजुअली पीपल बिकेम एंग्री टुवर्ड्स नेपोलियन। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर हम मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप को देखें, तो हम देखेंगे कि उस समय आज की तरह आज़ाद इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं थे, जैसे जर्मनी है, इटली है, तो स्विट्ज़रलैंड है, ऑल दिस। उस समय क्या था कि टेरिटरीज अलग अलग थी। उस समय ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप अगर देखा जाए तो वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ के अंडर में था, जिसमें एक जैसे लोग नहीं रहते थे। विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशन रहती थी, जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर, इसका राज्य था ऑस्ट्रिया हंगरी पर। ये अपने आप में एक पैच वर्क था, एक जैसा नहीं था, जहाँ के लोग अलग अलग
भाषाएं बोलते थे, जिसमें अल्पाइन रीजन्स था, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, ये सारी एरिया, बोहेमिया, तो ये सारी एरियाज उसमें आती थी। किसी एक जगह पर भी देखा जाए, जैसे हंगरी में ही देखा जाए, तो आधे लोग magyar भाषा बोलते थे और आधे लोग अलग तरह की डायलेक्ट्स बोलते थे। इसी तरह अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग एरियाज में हम देखते हैं कि देयर वाज नो टाई विच कैन यूनाइट देम। उनको एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई चीज़ नहीं थी, केवल सबकी अलग अलग भाषाएं थी, कल्चर्स थी, सब लोग अलग अलग रीति रिवाज थे सबके, और अगर कोई कॉमन चीज़ थी तो बस इतना ही कि वे सब एक ही एम्परर के साम्राज्य का हिस्सा थे। तो जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसके बारे में हमने बात की, तो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में बहुत सारे एरियाज थी, लेकिन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं थे। तो फिर नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ, हाउ द नेशनलिज्म डेवलप्ड इन द पीपल, दैट वी हैव टू स्टडी।